नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? हाउ इज एवरीथिंग? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ऑल गुड, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी सब फर्स्ट क्लास है? हाँ, कि पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास है? वेरी गुड इवनिंग। जय कृष्ण, श्री कृष्ण बेटा। राधे राधे बेटा। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी पता नहीं बेटा कौन सा सब्जेक्ट लूंगा नेक्स्ट, अभी अलॉट नहीं हुआ है। जब अलॉट होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, मुझे भी पता चला। इनफैक्ट मैंने भी जब पोर्टल खोला कि क्लास लेने के लिए, मैं देखा हूँ क्लास ही शो नहीं हो रही है। फिर मैंने बैकअप कॉल किया, मैंने क्लास क्यों नहीं शो हो रही है? तो कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, पीछे से कुछ इशू था, तो उन्होंने शेड्यूल कर दिया तुरंत के तुरंत। दैट इज ऑल्सो गुड, 5 मिनट में क्लास शेड्यूल हो गई। हाँ। हाँ, उसमें मेरी गलती नहीं है। आज 4:10 पे क्लास शुरू हो रही है, उसमें मेरी गलती नहीं है, इन लोगों की गलती है। मैं तो 4 बजे यहाँ पे था, क्लास ही नहीं शो हुई मुझे। चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले आज हमारा क्या क्या एजेंडा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग कवर करने वाले हैं अपना, क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने कल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़े थे, उसके ऊपर 2 केस लॉस कवर करेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि केस लॉस पढ़ा दीजिए, तो मैं 2 केसेस लॉ को लेके आया हूँ बढ़िया से। तो उन केस लॉस को कवर कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करेंगे किस पर? हम लोग मूव करेंगे इमरजेंसी के टॉपिक पे। सबसे पहले आर्टिकल 352 से 360 तक का सफर तय करेंगे, फिर उसके बारे में उससे जुड़े हुए केसेस पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मूव करेंगे बच्चे अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट में तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, उसको पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए केस लॉस को कवर करेंगे। और लास्ट में हम जाएंगे लैंग्वेज वाले पे, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा बातें नहीं है, मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे उसके अंदर, तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो सेशंस है, हमारा जो सफर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले फटाफट से केसेस कर लेते हैं। तो अपना रजिस्टर खोल लो, पेन निकाल लो फटाफट से। और आज ब्रेक नहीं मिलेगा बेटा, पहले ही शुरू में बोल रहा हूं, आज ब्रेक नहीं मिल पाएगा क्योंकि शुरू में 10 मिनट खराब हो गए। आज हम लोग 6 बजे तक पढ़ने वाले हैं लगातार। केसेस ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो है पीवी नारसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। और ये जजमेंट है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट 1998 का। ठीक है, अब इस केस की पहले आपको कहानी सुना देता हूं, फिर लिखवा दूंगा एक पैरा। देखो, इस केस में दोस्तों क्या हुआ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 105। उसमें एक सब आर्टिकल था, मतलब क्लॉज 2 था आर्टिकल 105 का, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ कमेटी है, वो कभी भी किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनेगा। किसी भी एक्शन के लिए जो वो लेता है पार्लियामेंट के अंदर, या कोई भी वोट वगैरह देता है, कुछ भी वो बोलता है, उस सभी चीज के बारे में उसके पास इम्यूनिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। और वो एलिगेशन क्या है? वो एलिगेशन ये है कि उन्होंने पैसा लिया है अपना वोट देने के बदले। ठीक है, सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट हो रहा था। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट देने के लिए उन्होंने ब्राइबरी ली है, मतलब पैसा लिया है। वैसे आमतौर पर आप देखते हो कि ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि लोग पैसा ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर तरफ वोट देने के लिए। पर यहां पर जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो मतलब समझते हो ना आप? जब भी सदन के अंदर एक ऐसा मोशन इनिशिएट किया जाए और बोला जाए कि फलाने जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास सपोर्ट नहीं है मेजोरिटी का, और उसको टेस्ट किया जाए, उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उनको सब साबित करनी होगी ना अपनी मेजोरिटी, तो जितने लोग हाथ उठाएंगे
अगर वो कम से कम 50% +1 होंगे तभी सरकार बन पाएगी, वरना सरकार गिर जाएगी। तो कुछ लोगों को ब्राइबरी दी गई, ऐसा एलिगेशन लगा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट करें, और असल में उन्होंने वैसा ही किया। आगे चलकर सवाल ये उठा, क्योंकि उन्होंने ब्राइबरी ली है, ब्राइबरी मतलब क्या है? करप्शन है। तो करप्शन के सिचुएशन में कैन वी से कि उन लोगों ने अपराध किया है? क्योंकि हमारे देश के अंदर करप्शन के बारे में कई सारे कानून हैं, आईपीसी के अंदर भी कई सारे प्रावधान हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति करप्शन करता है तो उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, और बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है करप्शन को करना। जैसे अभी केजरीवाल जी जो फंसे हुए हैं, वो इसी चक्कर में तो फंसे हुए हैं, करप्शन के कारण ही फंसे हुए हैं। तो करप्शन एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो सिचुएशन ये है कि अगर हम इन लोगों के खिलाफ लीगल प्रोसेस इनिशिएट करें तो आर्टिकल 105 के सब आर्टिकल 2 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हम उनको सजा दे रहे हैं इस ऐसे एक्शन के लिए जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया किया है, मतलब वोट डाला है। तो वोट डालना तो उनके अधिकार है, और आर्टिकल 105 के सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि उनको कभी भी सजा नहीं दी जा सकती, उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जा सकता किसी भी एक्शन को लेकर जो वो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करप्शन के लिए सजा देना या फिर ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आर्टिकल 105 के सब क्लॉज 2 के अंदर दी गई है? तो इस जजमेंट के अंदर, पीवी नरसिम्हा राव की जजमेंट के अंदर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भले ही करप्शन हुआ हो, भले ही ब्राइबरी की एलिगेशन साबित भी हो जाएं, पर अगर उन एलिगेशंस को कंप्लाई करते हुए वोट दिया गया है तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की प्रोटेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि वोट डालने के लिए किसी भी व्यक्ति को हम पनिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 105 का क्लॉज 2। ठीक है, तो नरसिम्हा राव के अंदर वो जो सारे लोग थे वो बच गए थे, फॉर द रीजन कि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट था और उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सका। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो, समझ में आ गई पीवी नरसिम्हा राव के अंदर क्या बोला गया? ठीक है, अब इसको नोट कर लो। The Supreme Court held that if a bribery is taken by a member of the parliament in order to cast his vote in the house then the said person cannot be prosecuted on the charges of corruption as he is protected under आर्टिकल 105 क्लॉज 2। ठीक है, अगर ब्राइबरी ली गई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपने वोट को डालने के लिए, तो उसके बारे में उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता करप्शन के आधार पर, क्योंकि वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 105 के सब आर्टिकल या फिर क्लॉज 2 के। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया फटाफट से? अब यही जो बात मैंने आपको पढ़ाई, यही जो जजमेंट मैंने आपको समझाई, अब इसको ओवर रूल कर दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जजमेंट के द्वारा। हाँ, अभी बेटा सही हो जाएगा, गलत लग रहा है अभी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है जिसका नाम है सीता सोरेन वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया, और ये अभी की जजमेंट है 2024 की सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये जो हमारी पीवी नरसिम्हा राव की जजमेंट है इसको ओवर रूल कर दिया गया है। ओवर रूल करने का मतलब है हटा दिया गया है उसके रेशियो को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ब्राइबरी में इंडल्ज होता है, किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज करता है, किसी भी एक्शन को लेकर जो एक्शन ले रहा है हाउस के अंदर, मतलब वोट वगैरह डाल रहा है या फिर कोई डिबेट वगैरह रेस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस लेवल किए जा सकते हैं करप्शन के कानून के अंदर, और ऐसे किसी भी एक्ट के लिए उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी आर्टिकल 105 के सब आर्टिकल 2 के अंदर। ठीक है, तो वो जो प्रोटेक्शन की बात कही गई थी कि आप प्रोटेक्टेड हो करप्शन के चार्जेस के खिलाफ भी, वो हटा दी गई, और कोर्ट ने बोला कि जब भी हम कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां एक तरफ हमको एंश्योर करना है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आजादी से काम करें, और दूसरी तरफ ऐसे सीरियस अपराधों की बात हो रही होती है जैसे कि करप्शन चार्जेस, तो हमको दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है, और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आजादी क्लेम नहीं कर सकता है आर्टिकल 105 के अंदर या आर्टिकल 194 के अंदर कि उसको आजादी है करप्शन करने की या ब्राइबरी लेने की, केवल इस वजह से क्योंकि वो करप्शन या ब्राइबरी पार्लियामेंट्री की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ है, वोट डालने के बारे में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको नोट कर लो फटाफट से। The Supreme Court overruled PV Narasimha judgment. PV Narasimha judgment overrule किया and held that no member of parliament or state legislatures can claim protection under article 105 or 194 against corruption charges, there is no immunity against the committal of crimes, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया पीवी नारासिम्हा का जजमेंट और बोला कि कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है वो प्रोटेक्शन के नहीं कर सकता आर्टिकल 105 के अंदर या 194 के अंदर करप्शन चार्जेस के खिलाफ, और किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलेगी किसी भी अपराध को करने के लिए या अपराध को करने के बारे में। ठीक है बेटा? हाँ वैभव, इसको तो आप सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे भी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, पहले दूसरे रिजल्ट में मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आर वी ऑल क्लियर बेटा अबाउट दिस? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी लोग, समझ में आ गई दोनों जजमेंट्स? अब लिख लोगे सही से, आर्टिकल 105 194 और ये दोनों सपोर्टिंग जजमेंट्स हो गई। चल ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट से कहां पे, इमरजेंसी के टॉपिक पे। अब आप सभी लोग अगर आपके पास स्टैट्यूट है तो अपना आर्टिकल 352 खोल लो और देखो बड़ा मजेदार टॉपिक है इमरजेंसी का, बहुत प्यारा सा टॉपिक। आपको लगेगा कि बड़ा लेंदी सा है पर कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस पॉइंट बाय पॉइंट जो मैं आपको बातें बताऊं उनको बस सुनते चलना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, चले। देखो सबसे पहले आता है आर्टिकल 352।
जो बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाइड हैं कि एक ग्रेव इमरजेंसी की परिस्थिति आ गई है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के किसी भी हिस्से की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो गई है, और थ्रेटन होने का रीजन क्या है, या तो वॉर, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों में से अगर कोई भी वजह है तो यहां पर प्रेसिडेंट साहब के पास ये चॉइस है कि अगर वो चाहें तो एक घोषणा जारी कर सकते हैं पूरे भारत देश के बारे में या पूरे भारत देश के किसी भी हिस्से के बारे में, और वहां पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब इसके बाद का एक्सप्लेनेशन और पढ़ लो। कोई भी इमरजेंसी जो लगाई जाती है जिसमें बोला जाता है कि जो हमारे भारत देश की सिक्योरिटी है उसके कोई भी देश के हिस्से की सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो गई है वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म्ड रिबेलियन से, वो उसके आधार पर जो इमरजेंसी है वो ऐसा वॉर होने से पहले, एक्सटर्नल एग्रेशन होने से पहले या आर्म्ड रिबेलियन होने से पहले भी लगाई जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग बैठ के इंतजार करें। अब देखो, ध्यान से देखो मेरी तरफ, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। अगर प्रेसिडेंट साहब को कभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत देश जो है उसकी जो सुरक्षा है वो खतरे में आ गई है, या फिर भारत देश के किसी भी हिस्से की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ गई, और खतरे की जो वजह है वो वॉर है, युद्ध है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, मतलब बाहर से आ रहा कोई किसी भी प्रकार का एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, मतलब हमारे देश के ही अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लोग हथियारों का इस्तेमाल करके रिबेल कर रहे हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी परिस्थिति के कारण प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो गई है, तो वो घोषणा जारी कर सकते हैं और इमरजेंसी लगा सकते हैं। और दोस्तों, प्रेसिडेंट साहब को इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि युद्ध हो जाएगा तभी इमरजेंसी लगाएंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा तभी इमरजेंसी लगाएंगे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाएगा तभी इमरजेंसी लगाएंगे। नहीं नहीं, उनको लग रहा है युद्ध होने वाला है, उनको लग रहा है एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, उनको लग रहा है आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है, दैट इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट, वो आधार बन सकता है इमरजेंसी लगाने का। अब एक छोटी सी बात है, एक ये जो तीसरा शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, दोस्तों शुरू में ये शब्द नहीं हुआ करता था हमारे भारतीय संविधान में। पहले कौन कौन से शब्द थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पर इंटरनल डिस्टर्बेंस ये जो शब्द था वो बड़ा हल्का सा शब्द था, जिसको इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या हो गया, मतलब कोई छोटी मोटी भी घटना कहीं पे हो गई तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस मान सकते हैं और इमरजेंसी लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो 1975 के दौरान इमरजेंसी लगी भी नहीं हमारे यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, वो उसी आधार पर लगी, उसको मिसयूज करके लगी। इसलिए जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का शब्द है ना, इसको बदल के कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन एक काफी भारी शब्द है, इसमें चाहिए कि लोग हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो सीरियस सिचुएशन है, तब जाके इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो फटाफट से। इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352, as per article 352, if the president if the president is satisfied if the president is satisfied that the security of India or any part thereof is threatened he may अच्छा is threatened by way of war,
एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ही में डिक्लेयर इमरजेंसी he may make such declaration even before the occurrence of war, एक्सटर्नल एग्रेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, और आर्म्ड रिबेलियन। वॉर ईए मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन एआर। तो अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाइड है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी भी भाग की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म्ड रिबेलियन से, तो वो उसको आधार बनाकर इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो वॉर हो ही जाए, वो ऐसा होने से पहले भी उसके बारे में घोषणा जारी कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वॉर होने वाला है, एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है या फिर आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है। तो ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्रोक्लेमेशन जारी होती है इमरजेंसी की, ये जो डिक्लेरेशन जारी होती है, करते तो प्रेसिडेंट साहब ही हैं, पर उसके पीछे एक छोटा सा प्रोसेस है। जो कैबिनेट होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो अपना फैसला राइटिंग में, लिखित रूप में कम्युनिकेट करेगी प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब उस कम्युनिकेशन के आधार पर ही इमरजेंसी लगाएंगे। तो लगाते प्रेसिडेंट हैं, पर उससे पहले जो कैबिनेट है वो इशू करती है राइटिंग उसके बारे में। अब आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करता है प्रेसिडेंट, ये बात तो समझी थी। अब ये कैबिनेट क्या है दोस्तों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कैबिनेट का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो हर एक मिनिस्टर आ जाता है, जिसको कोई भी पोर्टफोलियो मिला हुआ है वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। पर जो कैबिनेट होती है उसमें कुछ गिने चुने सीनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, जिनको प्राइम मिनिस्टर चुनता है। तो जो कैबिनेट होती है वो रिकमेंडेशन जारी करती है राइटिंग में, किसको? प्रेसिडेंट को, और उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। दी कैबिनेट communicates the decision to impose emergency in writing to the president, ठीक है, लिखित रूप में कम्युनिकेशन किया जाता है ये फैसले का कि इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, और एक बार प्रोक्लेमेशन जारी हो गया तो जरूरी नहीं कि वो जारी हो ही गया, उसको कभी भी हटाया भी जा सकता है, उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब देखो, अब सुनना, प्रोसीजरल वाली बात है, प्रोसीजर से जुड़ी हुई बात है। कोई भी प्रोक्लेमेशन जो इशू किया जाता है इस आर्टिकल के इस्तेमाल करके, उसको दोस्तों दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है। और ये जो प्रोक्लेमेशन की वैलिडिटी होती है, ये वैलिडिटी होती है दोस्तों 1 महीने की। तो प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेमेशन जारी किया, वो वैलिड रहेगा 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों के सामने पेश करना है,
और दोनों सदनों को अगर चाहिए कि वो इमरजेंसी लगी रहे 1 महीने के बियॉन्ड, तो उन्हें उसके बारे में मोशन पारित करने होंगे, मतलब रेजोल्यूशन पारित करने होंगे। और जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएंगे तभी 1 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी मिलेगी। तो मतलब प्रेसिडेंट साहब जब घोषणा जारी करते हैं ना कि मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं, तो वो जो घोषणा है वो केवल 1 महीने तक की वैलिडिटी रखती है। तो अगर आज लगी है तो आज से लेके 1 महीने तक इमरजेंसी लगी रह सकती है, केवल प्रेसिडेंट के कहने पर। अगर आपको 1 महीने से ज्यादा लेके जाना है तो उसको पेश करना होगा आपको लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने, और दोनों ही सदनों को उसके बारे में रेजोल्यूशन पारित करने होंगे। और जब वो दोनों ही सदन रेजोल्यूशन पारित कर देंगे तभी वो इमरजेंसी आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, क्लियर है? अभी सब पढ़ेंगे कि मतलब कैसे रेजोल्यूशन पास होते हैं, क्या मेजोरिटी चाहिए, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी है, दोनों सदनों के द्वारा पास होना भी जरूरी है। ठीक है, अब मान लो दोस्तों कभी भी ऐसा हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है वो तो डिसॉल्व हो सकता है, परमानेंट हाउस नहीं है। हाँ, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। तो मान लीजिए जब ये स्थिति हुई है इमरजेंसी वाली, तो लोकसभा डिसॉल्व है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वो इमरजेंसी लगी रहेगी। उस इमरजेंसी को हम लोग राज्यसभा के सामने पेश करेंगे, राज्यसभा से पास करवा लेंगे और लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने का इंतजार करेंगे। और जैसे ही लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन से 30 दिन मिलेंगे। उन 30 दिनों के अंदर अगर लोकसभा ने भी अफर्म कर दिया रेजोल्यूशन पास करके, तो फिर वो इमरजेंसी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? वो आगे बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी को अलाउ कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। 6 महीने के पीरियड के लिए वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी लगाई गई प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, फिर वो राज्यसभा से भी पारित हो गई, लोकसभा से भी पारित हो गई, तो अब वो इमरजेंसी 6 महीने के लिए और लगी रहेगी। अब फिर से 6 महीने मान लीजिए एक्सपायर होने पे आ गए, तो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसको फिर से लेके जाएंगे लोकसभा के सामने, फिर से लेके जाएंगे राज्यसभा के सामने, और अगर उन्होंने फिर से पारित कर दिया तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। तो ऐसे 6 6 6 6 महीने करके हम कितनी भी बार उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब इमरजेंसी लगी तो 1 महीने के लिए लगी, और उसके बाद हमने उसको अप्रूव कराया दोनों सदनों से, और अप्रूवल के बाद वो 6 6 महीने करके उसकी वैलिडिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। the declaration the declaration by the president is valid for 1 month only. 1 month only. To extend it further, it must be passed by both the houses of the parliament. Both the houses of the parliament. And once passed, the emergency is extended for 6 months. एक बार पास हो गया तो वो जो इमरजेंसी है वो एक्सटेंड हो जाती है कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इट कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स। इसको आप कई बार कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 6 6 महीने करके आप बढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट साहब के साथ घोषणा आएगी वो 1 महीने के लिए, फिर उसको अफर्मेशन मिलेगा दोनों सदनों से, तो 6 6 महीने करके मामला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है,
हाँ, अब आते हैं कि रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमको क्या मेजोरिटी चाहिए। देखो, हमको मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप की। टोटल मेंबरशिप की हमको मेजोरिटी चाहिए 50% प्लस 1, और जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका चाहिए हमको 2/3। ठीक है, टू पास द रेजोल्यूशन, टू पास द रेजोल्यूशन, 50% plus 1 is required of टोटल मेंबरशिप, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 of the members present and voting, ठीक है, दोनों सदनों में। तो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है सदन की, उसके 50% प्लस 1 चाहिए, और जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 चाहिए। दोनों लेवल पे हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, दोनों सदनों के अंदर सेटिस्फाई करनी होंगी, तब जाके कोई भी रेजोल्यूशन दोस्तों अप्रूव हो पाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही, पहले 1 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना करके ऐसे बढ़ता रहेगा। अब तो ये तो बात हो गई कि इमरजेंसी लगेगी कैसे। अब हमको इमरजेंसी हटानी है, तो इमरजेंसी हटाने के लिए क्या करना होगा। देखो, एक ऑप्शन तो है कि प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि प्रेसिडेंट साहब चाहे तो किसी भी समय पर इमरजेंसी की घोषणा को हटा सकते हैं, और उसके बारे में उनको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन है कि जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो हमारे हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनके पास भी पावर है, अगर वो चाहें तो वो भी इमरजेंसी को हटा सकते हैं। जैसे लोकसभा के अगर 1/10 लोग, ठीक है, अगर 10% लोग आपस में मिलके अपनी इंटेंशन जाहिर कर दें कि वो चाहते हैं कि उसको इमरजेंसी को हटा दिया जाए, और दस्तखत वगैरह करके ऐसा कोई मोशन मूव कर दें, तो दोस्तों ये जरूरी हो जाएगा कि उसके बारे में स्पेशल सिटिंग बुलानी पड़ जाएगी आपको लोकसभा की 14 दिनों के अंदर। और जैसे ही वो होगी, जैसे ही वो स्पेशल सिटिंग होगी, उसके अंदर फिर से चर्चा होगी कि इस इमरजेंसी को हटा देना चाहिए या नहीं। और इमरजेंसी हटाने के लिए याद रखिएगा दोस्तों, इमरजेंसी हटाने के लिए हमको चाहिए सिंपल मेजोरिटी। हमको इमरजेंसी हटाने के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस 1। अगर आदमी बोल दे कि हमको इमरजेंसी नहीं चाहिए, तो उतना काफी होगा उस इमरजेंसी को हटाने के लिए। इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमको ये चाहिए, ये 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पर हटाने के लिए केवल 50% प्लस 1 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। The president may revoke the emergency, at any point of time, at any point of time, full stop. The 1/10 members of the Lok Sabha, लोकसभा की बात हो रही है बेटा, केवल members of the Lok Sabha may also move a motion for the removal of the emergency, ठीक है, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट साहब भी हटा सकते हैं, और लोकसभा के एक 10 लोग रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। अब रेजोल्यूशन के आगे क्या होता है, हम ये रेजोल्यूशन देते हैं स्पीकर को, और वो स्पीकर को देंगे या फिर प्रेसिडेंट को देंगे। अगर सदन सेशन में है तो स्पीकर को देंगे, अगर सदन सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को देंगे।
और जैसे ही वो दिया उसके 14 दिनों के अंदर स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है लोकसभा की, और उस लोकसभा डिस्कस करती है कि उसे इमरजेंसी हटानी है या नहीं हटानी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ये वाला गेम 1/10 ऑफ द मेंबर्स वाला। 1/10 ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको इमरजेंसी हटानी है, स्पीकर को दे रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, 14 दिनों के अंदर स्पेशल सिटिंग बैठ रही है और इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हटानी है कि नहीं हटानी है। ठीक है, हाँ, और इसमें आखिरी बात यह है कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक से ज्यादा इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है एक साथ। जैसे मानो पहले भी प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, अब इसी दौरान युद्ध भी हो गया, तो अब प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लगा सकते हैं वॉर के आधार पर भी। पर जब भी वो इमरजेंसी लगाएंगे तो वही जो सारी रिक्वायरमेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ी वो उन सबको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ बेटा, पार्लियामेंट ही तो रिन्यू कर रही है, स्टार्ट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे पर उसको रिन्यू तो पार्लियामेंट ही करेगी, और मैंने बताया आपको जो प्रोसेस है रिन्यू करने के लिए। नहीं, प्रेसिडेंट बेटा कभी भी रिवोक कर सकता है। प्रेसिडेंट तो जैसे उसने लगाई थी ना कैबिनेट के कहने पर, वैसे ही कैबिनेट के कहने पर रिवोक कर सकता है, प्रेसिडेंट को कुछ नहीं चाहिए। वो तो लोकसभा के लोग अगर हटाना चाहते हैं तो उनको 1/10 को रेजोल्यूशन मूव करना होता है इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? नहीं बेटा, रिमूव के संबंध में लोकसभा के पास पावर है, केवल लोकसभा के पास पावर है, लोकसभा में ही रेजोल्यूशन मूव होता है और वहीं से ये सारा प्रोसेस चालू होता है। क्लियर है बेटा? हाँ बिल्कुल, कैबिनेट राइटिंग में देगी और तभी जो पूरा प्रोसेस है वो दोस्तों शुरू होता है। आ गया समझ में? अभी ऑल क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आ गई बात समझ में? एक सीक्वेंस बन गया दिमाग के अंदर। 50% का नहीं समझ में आया मतलब? इमरजेंसी बच्चे कंटिन्यू करने के लिए हमको चाहिए 50% प्लस 1 और 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। हटाने के लिए हमको चाहिए केवल 50% प्लस 1। मतलब हटाना आसान है, लगाना कठिन है, ये समझ लीजिए। और ऐसा ही होना चाहिए आमतौर पर। अब बता दो, क्लियर है? अब तो समझ में आ गया। देखो आखिरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इमरजेंसी कैसे लगेगी? प्रेसिडेंट साहब लगाएंगे। उनको लगेगा देश की सुरक्षा पे अगर कोई भी आंच आ रही है, वॉर के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर, तो वो कैबिनेट के कहने पर इमरजेंसी लगा देते हैं। वो जो डिक्लेरेशन है वो 1 महीने के लिए वैलिड होती है, उसे 1 महीने के अंदर हम उसे लोकसभा राज्यसभा लेके जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा अगर उसे दोनों अप्रूव कर देते हैं 50% प्लस 1 टोटल मेजोरिटी और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग के साथ, तो वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। और ऐसे ही बार बार 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं अगर हमें उसकी जरूरत लगती है तो। अब इमरजेंसी चल रही है, अब इमरजेंसी चलने के दौरान अगर कभी प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि हमको इमरजेंसी हटा देनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी हटा देंगे। उन्होंने जैसे पहले लगाने की घोषणा की थी पैसे ही हटाने की घोषणा कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। पर मान लीजिए अगर लोकसभा के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं इमरजेंसी हटाना, तो उनको क्या करना है? तो 10% लोगों को साइन करना है, एक रेजोल्यूशन मूव करना है, वो स्पीकर को देना है अगर सदन सेशन में है, अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को देना है। जैसे ही वो उस रेजोल्यूशन को देंगे 14 दिनों के अंदर स्पेशल सिटिंग बैठेगी लोकसभा की और वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें इमरजेंसी के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो डिसाइड करेंगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, इमरजेंसी हट जाएगी। हो सकता है वो डिसाइड करेंगे इमरजेंसी अभी लगी रहने चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब तो समझ में आ गया। चलो अभी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं। ये इमरजेंसी का पर्सपेक्टिव है, उसका लगना और उसका हटना। अब आओ बेटा आप लोग आर्टिकल 353 पे। अब आर्टिकल 353 बताता है कि क्या क्या प्रभाव है इमरजेंसी लगने के, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस, उनको समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहला जो प्रभाव है आर्टिकल 353 के अंदर वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना दोस्तों केंद्र की, उसके अंदर ये और पावर आ जाती है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि उस स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपको याद होगा जब हम लोग आर्टिकल 246 पढ़ रहे थे, शेड्यूल 7 पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो दोनों ही हमारे ब्रांचेस हैं उनकी अलग अलग पावर्स है, अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो जिस भी चीज के बारे में लेजिस्लेटिव पावर होती है केंद्र के पास या राज्य के पास, उसी चीज के बारे में उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। तो जिस चीज के बारे में मैं कानून बना सकता हूं, उसी चीज के बारे में मैं एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करूंगा। तो आमतौर पर तो दोनों का काफी सब्जेक्ट मैटर अलग है, पर दोस्तों अगर इमरजेंसी की परिस्थिति होती है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है, तो वहां पे आर्टिकल 353 के अंदर हमारा जो सेंटर है, मतलब हमारा जो केंद्र है, हमारे राज्यों को डायरेक्शंस जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है कि उन्हें अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है। आपको याद होगा हम लोग जब फेडरल सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, मतलब पूरी सही से फेडरल नहीं है। क्यों बोलते हैं? ऐसे ही प्रावधानों की तरफ वजह से बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी जब दोस्तों हमारे देश में लगी होती है ना, तो सिचुएशन बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। जो हमारा केंद्र है ना, उसके पास बहुत अच्छी खासी पावर्स आ जाती है, जैसे कि ये वाली पावर, कि वो राज्यों को बता पा रहा है कि उन्हें अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून बना सकता है, फिर वो चाहे सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट का ही पार्ट क्यों ना मतलब वो जो सारी बातें हम लोगों ने शेड्यूल 7 के अंदर पढ़ी ना, कि स्टेट लिस्ट के बारे में राज्य कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट के बारे में केंद्र कानून बनाएगा, वो सारी बातें एक तरफ हो जाती है जब इमरजेंसी लगी होती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी पूरी यूनियन के पास और लेजिस्लेटिव पावर भी पूरी यूनियन के पास। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। एज पर आर्टिकल 353 during emergency the executive power of the union includes the power to give directions to the states. The union can also legislate on the state list during emergency. जो यूनियन है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट पर इमरजेंसी के दौरान। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी यूनियन के पास आ जाती है दोस्तों, एब्सोल्यूट, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो भी एब्सोल्यूट हो जाती है, क्योंकि अब वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे भी एक्सरसाइज कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी ऑल क्लियर? एक बार वाई टाइप करो सभी लोग। आर्टिकल 353 समझ में आ गया कि डायरेक्शन दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर और लेजिस्लेट कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनमें ज्यादा बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, बस जो समझाया जा रहा है वो समझो। ठीक है, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इमरजेंसी लगने के। अब देखो आर्टिकल 354 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होता है। आर्टिकल 354 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, मतलब जो टैक्सेस वगैरह का बंटवारा हुआ था कि कौन कौन से फाइनेंशियल पावर्स केंद्र एक्सरसाइज करेगा, कौन कौन से फाइनेंशियल पावर राज्य एक्सरसाइज करेगा,
वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी खत्म हो जाता है। हमारे यूनियन के पास ये पावर हो जाती है कि वो एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन कर सकता है कि कौन से रेवेन्यू सोर्सेज उसके पास रहेंगे, कौन से रेवेन्यू सोर्सेज राज्यों के पास जाएंगे। मतलब वो रेवेन्यू सोर्सेज तक को ले सकता है जो राज्य के रेवेन्यू सोर्सेज हैं। ये पावर उसे कहां मिलती है? आर्टिकल 354 के अंदर। और ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है आर्टिकल 354 के अंदर। द यूनियन कैन even alter the sources of revenue distributed between the union and the states तो एग्जीक्यूटिव पावर भी गई, लेजिस्लेटिव पावर भी गई और रेवेन्यू के सोर्सेस भी गए। मतलब इमरजेंसी के समय पे हमारा देश एक ऐसा देश हो जाता है ना जिसमें राज्यों का कोई महत्व ही नहीं है, सारी पावर केंद्र के पास है। तो आर्टिकल 354 के अंदर जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन तय हुआ था हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जब हम लोगों ने फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ा था, वो सब कुछ में चेंजेस किए जा सकते हैं, ऑल्टरेशन किए जा सकते हैं हमारे केंद्र के द्वारा, उसका कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 352। अब इसके बाद दोस्तों दो आर्टिकल हैं, साथ में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। ध्यान से सुनिएगा। 354 तक की कहानी कंप्लीट है, एक बार वाई टाइप करो, समझ में आ गया है यहां तक? क्योंकि 358 और 359 थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों। आर्टिकल 358 कहता है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इमरजेंसी लगी हुई है वॉर के आधार पर, ध्यान से सुनना, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, वॉर के आधार पर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, जो आर्टिकल 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारतीय नागरिकों को जो मिला हुआ है, याद करो। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू सेटल, वो जो सारी फंडामेंटल फ्रीडम्स हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पे, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। मतलब अगर इमरजेंसी लगी हुई है वॉर के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, किसी भी भारतीय नागरिक के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है उस इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 19 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिख लो। एज पर आर्टिकल 358, if the emergency is declared, on the ground of war or external aggression, Article 19 is automatically suspended. तो जब तक इमरजेंसी चलेगी कोई भी भारतीय नागरिक इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक इमरजेंसी चल रही है आर्टिकल 358 के अनुसार। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 19। और आधार क्या होना चाहिए? इमरजेंसी का वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन।
मतलब अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 358 अप्लाई नहीं होगा और आर्टिकल 19 सस्पेंड भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों एक आर्टिकल है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 बोलता है कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, फिर वो चाहे किसी भी आधार पर लगे, वॉर पे लगे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगे, आर्म्ड रिबेलियन पे लगे, वहां पे प्रेसिडेंट साहब के पास एक चॉइस है कि दोस्तों अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो, ध्यान से सुनना, अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो किसी भी फंडामेंटल राइट की, जो भी हमने सारे फंडामेंटल राइट पढ़े, किसी भी फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। आर्टिकल 358 और 359 में क्या क्या फर्क है? पहली बात तो आर्टिकल 359 के अंदर चाहे किसी भी आधार पर इमरजेंसी लगी हो, चाहे वॉर पर, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन पे, आर्म्ड रिबेलियन पे। दूसरा फर्क क्या है? यहाँ पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है। 358 में अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, प्रेसिडेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर 359 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं, और वो सारे में से किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, कि उस दौरान, इमरजेंसी के दौरान, ये फलाने आर्टिकल्स को एनफोर्स नहीं किया जाएगा। ऐसी घोषणा निकाल सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कहां पर? आर्टिकल 359 के अंदर। अब इसको नोट कर लो फटाफट से। एज पर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब? द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड the enforcement of any of the fundamental rights except article 20 and 21। ठीक है, आर्टिकल 359 के अनुसार प्रेसिडेंट साहब चाहें तो सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, क्लियर है? पहले ये 2021 भी नहीं थे, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने ये 20 और 21 को एक्सक्लूड किया है। पहले तो इनको भी सस्पेंड किया जा सकता था। अब मुझे फटाफट से बताओ, आर्टिकल 358 और 359 क्लियर है? अभी ऑल क्लियर? दोनों बातें लिख ली और दोनों बातें समझ में आ गई? अब मेरे को 1 मिनट दो, पानी पी लूं जरा। और देखिए, घबराइएगा मत, अगर बाई चांस आज खत्म नहीं भी कर पाए हम लोग सिलेबस, तो एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आराम से समझो, आप तो एंजॉय करो बिल्कुल, जो जो बता रहे हैं ना सर, बस उसको समझते चलो और लिखते चलो, आपकी टेंशन नहीं है वो। ठीक है, चलो अब आओ अगली बात पे, और अगली बात है हमारी कौन सी? स्टेट इमरजेंसी। इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या बोलते हैं? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 356 के अंदर। आर्टिकल 356 के अंदर। अब देखिए, बड़ी सिचुएशन, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। देखो, हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 ये कहता है कि हमारा जो यूनियन है, हमारा जो केंद्र है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक राज्य को सुरक्षित करे इंटरनल एग्रेशन के खिलाफ या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस वगैरह के खिलाफ, और ये एंश्योर करे, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं लाइन, और वो ये एंश्योर करे
कि हर राज्य है वो भारतीय संविधान के अनुसार चले। अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 355 के अंदर दोस्तों यूनियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है? यूनियन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है? कि वो राज्यों को सुरक्षित रखें और ये एंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि उन राज्यों की जो सरकारें हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार ही चले। ठीक है, अब वहीं से निकल के आता है आर्टिकल 356, क्योंकि आर्टिकल 356 के अंदर क्या बोला जा रहा है? अगर दोस्तों कभी भी किसी भी राज्य के गवर्नर साहब को ऐसा लगे कि उस राज्य की सरकार जिसके वो गवर्नर है, उस राज्य की सरकार भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे इस बारे में और वो उस रिपोर्ट को भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब के पास। और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो उस राज्य के अंदर अपना रूल स्थापित कर सकते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल का लगना। और दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर, इसका जो डिफॉल्ट पीरियड होता है वो होता है 2 महीने का। नेशनल इमरजेंसी का कितना था? 1 महीने का। 1 महीने के अंदर आपको दोनों सदनों के पास जाना था। यहां पे दोस्तों जो डिफॉल्ट पीरियड होता है वो होता है 2 महीने का, और आपको 2 महीने के अंदर दोनों सदनों के पास जाना होता है, मतलब लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास जाना होता है। और 2 महीनों के अंदर उन्हें अप्रूव करना होता है ये रेजोल्यूशन। और अप्रूव करने के लिए दोस्तों सीधी सिचुएशन है, वही सिचुएशन जो हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ी। क्या सिचुएशन? कि दोनों सदन टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 लेके आएंगे और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 लेके आएंगे, और दोनों सदनों को इन दोनों आधारों पर रेजोल्यूशन पारित करना होगा। और जब ये रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस से पार हो जाएंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में, तो इस प्रेसिडेंट की रूल की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। और ऐसे 6-6 महीने करके आप बार बार उस पीरियड को बढ़ा सकते हो, पर इसके बारे में एक मैक्सिमम लिमिट है, और वो मैक्सिमम लिमिट है 3 साल की। कि 6-6 महीने करके आप 3 साल तक बढ़ा सकते हो इन टोटल। 3 साल से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। 3 साल के बाद उस प्रेसिडेंट रूल को हटना ही होगा, उसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके बारे में एक और पॉइंट है कि अगर प्रेसिडेंट को रूल को लगे 1 साल पूरा हो गया है, तो 1 साल से ज्यादा आप प्रेसिडेंट रूल को तभी एक्सटेंड करोगे या तो फिर पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई हो उस समय पर आर्टिकल 352 के अंदर, या देश के किसी हिस्से में इमरजेंसी लगी हो, और साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि किसी भी कारण की वजह से अभी उस राज्य में इलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा लेके जा रहे हो प्रेसिडेंट रूल को, तो चाहिए कि पूरे देश में कहीं पे इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफिकेट जारी करे कि अभी इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तभी आप 1 साल के बियॉन्ड चले जाओगे। पर मैक्सिमम 3 साल है। 3 साल से ज्यादा तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में नहीं जा सकते। ये है दोस्तों पूरी कहानी प्रेसिडेंट रूल की। अब ध्यान से सुनो, धीरे धीरे बता रहा हूं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा? गवर्नर साहब एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिस रिपोर्ट के अंदर वो लिखेंगे कि उन्हें लग रहा है कि जिस राज्य में वो गवर्नर है वहां की सरकार भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। ये रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को आधार बनाकर लगाएंगे प्रेसिडेंट रूल। वो जो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे वो 2 महीनों के लिए वैलिड होगा। 2 महीनों के अंदर इसको पेश किया जाएगा लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस बारे में रेजोल्यूशन पारित करेंगे।
रेजोल्यूशन पारित करने के लिए टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए। जब दोनों सदन इस रेजोल्यूशन को पारित कर लेंगे तो वो जो प्रेसिडेंट रूल है 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। ऐसे 6-6 महीने करके आप बार बार बढ़ा सकते हो। पर अगर 1 साल पूरा हो चुका है प्रेसिडेंट रूल का और आप उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, आप तभी बढ़ा पाओगे अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है या देश के किसी हिस्से में इमरजेंसी लगी हुई है और साथ के साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो ये सर्टिफिकेट जारी कर दे कि अभी इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा राज्य के अंदर। ठीक है। और दूसरी परिस्थिति की अगर चलो आपने ये वाली लेवल क्रॉस भी कर दी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। 3 साल पूरे होते ही आपको प्रेसिडेंट रूल हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को खत्म करना ही होगा। और यहां पे भी वही वाली सिचुएशन है, मानो जब रेजोल्यूशन पारित करना है तो लोकसभा डिसॉल्व हो रखा है, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि लोकसभा दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हो और 30 दिन तक इंतजार करेंगे कि 30 दिन के अंदर लोकसभा ने अगर उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ वाई टाइप करके, आर वी ऑल क्लियर? ग्राउंड ही तो है बेटा कि स्टेट की जो सरकार है वो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, यही ग्राउंड है प्रेसिडेंट के रूल का लगने का। आगे कहानी समझ में याद हो जाएगी, कर लोगे याद? चलो इसको लिख लो फटाफट से, बड़ा सिंपल है। अगर आप बाल की खाल निकालने की कोशिश ना करें, इधर उधर अपने दिमाग को ना भटकाएं और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है। वो तो हम इधर उधर की बातें करके या फालतू की चीजों में अपना ध्यान लगा के अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। चलो अब इसको नोट करते हैं फटाफट से। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, the governor sends a report to the president noting that the government of the state, that the government of the state cannot be run as per the constitution on the basis of this report the president imposes president's rule which is valid for 2 months, and if affirmed by both the houses of the parliament, लिख लिया? स्लाइड चेंज करूं? If affirmed by both the houses of the parliament by majority of 50% plus 1 of the total membership plus 2/3 of present and voting, it is extended for
it is extended for 6 months. 6 months each time. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रेसिडेंट रूल को पीआर. पीआर मतलब प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year only if emergency is imposed in the country and the election commission को शॉर्ट में लिख रहा हूं ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI certifies that elections cannot be conducted. Elections in the state cannot be conducted. ठीक है, but maximum period is 3 years. किसी भी परिस्थिति में 3 साल से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं लग पाएगा. ठीक है, आ गया समझ में बेटा? डन, लिख लिया? चल, ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल. अब बढ़ते हैं हम लोग ठीक है. अब आर्टिकल 357 जो है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है, वो बताता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उसके परिणाम क्या है. व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट प्रेसिडेंट रूल. तो देखो 3 पर्सपेक्टिव में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां पे भी पढ़े थे. तो सबसे पहली बात तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, जो राज्य सरकार में वेस्ट हुआ करती थी, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में आ जाती है? प्रेसिडेंट के. पहला कॉन्सिक्वेंस. दूसरा कॉन्सिक्वेंस, वो जो राज्य है अपने बारे में कानून बना सकता था स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में, वो पावर किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास. अब उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में भी जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है. ठीक है, तो जो कंप्लीट कंट्रोल है, जो हमने नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति में देखा, वो हमको प्रेसिडेंट रूल की परिस्थिति में भी देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसको नोट कर लो. एज पर आर्टिकल 357 the executive power of the state is shifted to the president and the legislative power of the state is shifted to the parliament.
वैसे तो काफी बातें आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल 357 के अंदर, पर आप फोकस इन दो चीजों पे रखो, बिकॉज दीज आर दी सब्सटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो सीधे सीधे आर्टिकल 357 से अराइज होते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर चली जाती है प्रेसिडेंट साहब के पास, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो चली जाती है किसके पास, हमारे पार्लियामेंट के पास। ठीक है, और एक वो छोटा सा पॉइंट है कि मान लीजिए इस दौरान जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया उस राज्य के लिए ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो वो कानून इफेक्ट में रहेगा। कल को प्रेसिडेंट रूल हट भी जाएगा तो वो कानून चलता रहेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर कोई नया कानून ना बनाए या स्पेसिफिकली उस कानून को ना हटाए, वो पुराना वाला कानून जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब मेरे को एक बार बताओ सभी लोग, समझ में आया बेटा आर्टिकल 356? आर वी ऑल क्लियर? क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कहां गवर्नर से शुरुआत होती है और कहां बढ़ते बढ़ते वो आके खत्म होती है आर्टिकल 357 पे कि एग्जीक्यूटिव पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के पास और लेजिस्लेटिव पावर चली जाती है पार्लियामेंट के पास। समझ नहीं आया अनिल? इमरजेंसी एंड्स व्हाट? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को आपने कैसे एक साथ रखा या कंफ्यूज किया है? क्लियर है? समझ में आ गया? लिख लोगे? लिख लोगे? चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको। आप अगर मेरे सामने उपस्थित होते तो मैं आपसे बोलता, सुनाओ भाई आर्टिकल 352 के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, सुनाओ। चल अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपनी आखिरी टाइप की इमरजेंसी पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे, फिर इसके बाद केसेस को करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों सबसे आसान इमरजेंसी है, सबसे आसान इमरजेंसी है, इसको समझना सबसे आसान है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये है आपका आर्टिकल 360। ये क्या कहता है? देखो, अगर प्रेसिडेंट साहब को कभी भी ऐसा लगे, ध्यान से सुनना बेटा, सब कुछ समझने वाली बात, अगर प्रेसिडेंट साहब को कभी भी ऐसा लगे कि हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब आर्थिक रूप में जो स्थिरता होती है ना देश के अंदर, वो गड़बड़ा गई है, भारत देश का जो क्रेडिट है वो गड़बड़ा गया, मतलब पैसा जो है कम है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो घोषणा जारी कर सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, मतलब जब घोषणा की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो वैलिड होती है बच्चों 2 महीने के लिए। जैसे कि प्रेसिडेंट रूल था, नेशनल इमरजेंसी कितने दिन के लिए वैलिड थी? 1 महीने के लिए। प्रेसिडेंट रूल 2 महीने के लिए। इसी तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी जब घोषणा आती है तो वो घोषणा कितने दिन के लिए वैलिड होती है? 2 महीने के लिए। अब 2 महीनों के अंदर उसको हमें लेके जाना है कहां पे? सदनों के पास, मतलब लोकसभा के पास लेके जाना पड़ेगा, राज्यसभा के पास लेके जाना पड़ेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई है और जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने क्या किया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा दिया है। ठीक है, क्लियर है? अब जो वो दोनों सदन है, ठीक है, अब जो दोनों सदन हैं उनको वो रेजोल्यूशन पास करना होगा उस 2 महीने के पीरियड के बाद में। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर एक बार रेजोल्यूशन अप्रूव कर दिया दोनों हाउसेस ने, लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी, तो बच्चे यहां पे जो वैलिडिटी है ना वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना नेशनल इमरजेंसी में कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जा रहा था, प्रेसिडेंट रूल में भी पढ़ा कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जा रहा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये चक्कर नहीं है 6 महीने वाला।
अगर एक बार अप्रूव हो गया तो दोस्तों वो फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती ही रहेगी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती ही रहेगी और उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। और जब तक आप ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाओगे तब तक वो इमरजेंसी कंटिन्यू होती रहेगी। ये सबसे बढ़िया है, सबसे खास बात है। तो वैसे जब इमरजेंसी लगी तो 2 महीने का पीरियड है, 2 महीने के अंदर उन्हें लेके गए दोनों सदनों के पास, दोनों सदनों ने रेजोल्यूशन पारित किए और जैसे ही रेजोल्यूशन पारित हुए दोस्तों दोनों के द्वारा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमेशा के लिए इम्पोज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बार बार आपको वो प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो उसका परिणाम क्या होगा। देखो, सबसे पहला परिणाम तो ये होता है कि जो हमारा केंद्र है, ये जो हमारा यूनियन है, वो डायरेक्शन दे सकेगा राज्यों को। किस बारे में डायरेक्शन दे सकेगा? कि उनको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, कहां पे कितना पैसा खर्च करना है। वैसे तो देखो राज्यों की लिबर्टी होती है, राज्य डिसाइड करते हैं कि उनकी जो इनकम है उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, किस पे कितना पैसा लगाएंगे। पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है देश के अंदर तो हमारा जो केंद्र है वो राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है कि उन्हें अपना पैसा कब, कहां, कैसे, कितना इस्तेमाल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। दूसरे नंबर पर अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर जारी कर सकते हैं और सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह जो उन लोगों की हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज वगैरह को काटा जा सकता है, अलाउंसेस वगैरह को काटा जा सकता है। यहां तक कि बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस तक की सैलरी अलाउंसेस को काटा जा सकता है। याद करो, हमने आर्टिकल 214 हमने आर्टिकल 214 और 124 के अंदर क्या पढ़ा था कि जो सैलरीज और अलाउंसेस वगैरह हैं उनको हम लोग रिड्यूस नहीं करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए। पर दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिसकी सैलरी सरकार से आ रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही है, उसके ऐसे हर एक व्यक्ति की जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, वो रिड्यूस की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चल लिख लें इसको फिर। आज ब्रेक नहीं मिलेगा बेटा, 10 मिनट लेट क्लास शुरू की है। चलो, वैसे कुछ नहीं है, 2 पॉइंट्स है, याद कर लो, लिख लो बेटा, लिख लो। मैं भी तो यहां पे लगातार बोल रहा हूं, आ जाओ। एज पर आर्टिकल 360, if the president is of the opinion that the financial stability or credit of India is threatened, he may impose financial emergency which will be valid for initial 2 months and must be approved by
both the houses, both by the houses of the parliament, by the houses of the parliament. ठीक है, लिख लिया, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, by the houses of the parliament. Once approved, the financial emergency remains in force unless revoked by the order of the president. ठीक है, during financial emergency, the union gets the power to pass directions to the states to ensure financial propriety. ठीक है, the salaries and allowances of the individuals can be reduced. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है बेटा, ये है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी की कहानी. लिख लिया सबने? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर दो वाई अगर सबको समझ में भी आ गया है और जो मैंने लिखवाया है वो लिख भी लिया है. तो क्लियर है, दिमाग में कॉन्सेप्ट चिपक गया. ठीक है, अब हम लोग बेटा कुछ केसेस करेंगे. क्यों बेटा आशु? नो, क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? आशु? हाँ, अब भी नहीं समझ आ रहा? क्या करा जाए? तांत्रिक वगैरह बुलवाएं? हाँ, झाड़ फूक करवाएं क्या थोड़ी बहुत? हाँ, क्या रिपीट? पूरी क्लास रिपीट? हाँ बताओ, पूरे 2 घंटे का क्लास रिपीट कर दूं? रिपीट के लिए बेटा सेशन को दोबारा देखना, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. हाँ बेटा, एक साथ 2 इमरजेंसी लग सकती हैं बिल्कुल. नहीं बेटा, पूरा समय जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे खत्म करना है. क्यों? केसेस के बिना मजा नहीं आएगा. केसेस तो समझो, और यही बात है, केसेस के अंदर क्या है, यही तो है जो हमने पढ़ा है, बल्कि और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. चले, आ जाओ, इमरजेंसी पे केसेस पढ़ते हैं. देखो, एक केस है जिसका नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. 1976 का केस है. इसे मतलब बहुत ही निगेटिव नजरों से देखा जाता है, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट था जो इमरजेंसी के दौरान आया था. और दोस्तों, इमरजेंसी जब लगी थी ना हमारे देश में, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी सहायता करेगा.
तो उस समय पे जब आर्टिकल 359 जो हुआ करता था ना, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर थी कि वो किसी भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते थे, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। ये जो 20 और 21 को एक्सक्लूड किया गया ना, ये 44th अमेंडमेंट से किया गया 1978 में, इमरजेंसी के हटने के बाद। उससे पहले किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की पावर थी प्रेसिडेंट साहब के पास। तो दोस्तों, जब इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंट साहब ने सारे आर्टिकल सस्पेंड कर दिए, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। तो इस चीज को चैलेंज करने के लिए कई लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये जजमेंट आया एडीएम जबलपुर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बोला कि जब इमरजेंसी लगती है तब ऐसा पॉसिबल है प्रेसिडेंट साहब के लिए कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। मतलब अगर इमरजेंसी लगी हुई है देश में, तो आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार, आपसे आपकी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार तक छीना जा सकता है। इसको बड़ा काला धब्बा बोला जाता है इंडियन जुडिशरी के ऊपर। सच में सबसे बड़ा काला धब्बा कोई जजमेंट है ना, तो ये एडीएम जबलपुर का जजमेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, शुरुआत तो हमेशा इसी से ही करनी होती है। तो केसेस को पढ़ रहे हैं, केसेस ऑन इमरजेंसी। पहला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, 1976 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें देखो, ज्यादा समय खराब मत करना आंसर में, बस छोटा सा पॉइंट आपको लिखना है। ड्यूरिंग इमरजेंसी the president has the power to suspend the enforcement of all fundamental rights, including आर्टिकल 21। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल, इसी यही जजमेंट था जिसकी वजह से हमको अमेंडमेंट करना पड़ा आर्टिकल 359 में। और हम देखते हैं कि वहां पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 20 याद है आप लोगों को? 3 अधिकार दिए गए हैं। बताएगा कोई चैट बॉक्स में कौन से 3 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 20 में? याद करो। आर्म्ड क्या क्या है? डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हेबियस कॉर्पस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो 3 अधिकार सुरक्षित है। चलो, इसके बाद दोस्तों अगला जो जजमेंट है वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की बात करी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वॉर के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर या आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसमें नो डाउट कैबिनेट का बहुत बड़ा रोल है, और कैबिनेट ही राइटिंग में ऑर्डर जारी करती है प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी। पर ये जो पूरा प्रोसेस है इमरजेंसी लगाने का, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब अगर कभी इमरजेंसी लगाई गई और ये सवाल उठा कि क्या वो आधार मौजूद थे इमरजेंसी लगाने के जो आर्टिकल 352 के अंदर बनाए गए हैं, बताए गए हैं, क्या वो मौजूद थे या नहीं,
तो कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो देख सकेगा कि सच में वॉर की परिस्थिति थी या नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन की परिस्थिति थी या नहीं, आर्म्ड रिबेलियन की परिस्थिति थी या नहीं, मतलब जिस आधार पर लगाई गई इमरजेंसी वो आधार सच में मौजूद थे या नहीं। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की। ये कहां पे बात होल्ड करी गई दोस्तों? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has the power to review the proclamation of emergency to ensure that the grounds provided for the imposition of such emergency really existed। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन ग्राउंड्स पर उसको लगाया गया है वो सच में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये दोनों पर्सपेक्टिव में लागू होगी, आर्टिकल 352 के ऊपर भी लागू होगी और आर्टिकल 356 पर भी लागू होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के अगर प्रेसिडेंट रूल को भी अगर क्वेश्चन किया गया है तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की कोर्ट की, तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसका काम बड़ा लिमिटेड सा है। वो बस अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि प्रेसिडेंट ने ये जो पावर एक्सरसाइज की उसके पीछे आधार थे, वो आधार होने चाहिए। अब वो आधार सफिशिएंट थे या नहीं ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये प्रेसिडेंट का फैसला है। उसको कौन सी परिस्थिति सफिशिएंट लग रही है इमरजेंसी लगाने लायक या नहीं, ये प्रेसिडेंट का कॉल है। कोर्ट तो बस इतना देखेगा कि कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट देयर मस्ट बी समथिंग, वो उसका काम है कि आधार है या नहीं। अब वो आधार काफी थे या नहीं ये प्रेसिडेंट का कॉल होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला जजमेंट है वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जजमेंट है। यहां पे सवाल उठा है प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ और बोला गया है कि अगर कभी भी एलिगेशंस उठाए जाते हैं किसी भी प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ और बोला जाता है कि वो प्रेसिडेंट रूल सही नहीं लगाया गया था, तो हमारे कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जैसा यहां पे भी बोला गया मिनर्वा मिल्स के अंदर। पर यहां पर इस केस के अंदर, एसआर बोमाई केस के अंदर, हमारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं कि क्या क्या बातें देखनी होंगी सुप्रीम कोर्ट को। जैसे प्रोक्लेमेशन डिसॉल्विंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर बनेगी। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कभी भी पॉलिटिक्स के आधार पर, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर किसी भी राज्य में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट के रूल का लगना और किसी भी स्टेट का डिसॉल्व होना, स्टेट की असेंबली का डिसॉल्व होना, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता है। जो स्टेट की असेंबली है वो कभी तभी डिसॉल्व हो सकती है जब पार्लियामेंट उसके बारे में अप्रूवल दे दे। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है।
दोस्तों जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 357 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सरकार की वो किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास। सही बात है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सरकार है, राज्य की सरकार है, उसे डिसॉल्व करना पड़ता है, उसे भंग करना पड़ता है असेंबली को। तो यहां पे ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जैसे ही प्रोक्लेमेशन आया 356 के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा, तुरंत के तुरंत सरकार को भंग नहीं करना है। सरकार तब भंग होगी जब वो 356 का जो प्रोक्लेमेशन है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो जाएगा। तो जब तक पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक सरकार को आप भंग नहीं करोगे, तब तक सरकार बनी रहेगी। भले ही सरकार का काम प्रेसिडेंट करना शुरू कर देगा पहले ही दिन से, पर सरकार हटेगी नहीं, सरकार बनी रहेगी। सरकार भंग तब होगी जब प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाएगा दोनों सदनों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही आखिरी बात कि मटीरियल होना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब को क्यों लगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जजमेंट है दोस्तों आपका 1994 का सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लो। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर आर्टिकल 356, ठीक है। there must be sufficient material on record to justify the imposition of इमरजेंसी। सफिशिएंट मटेरियल का होना जरूरी है कि जो जस्टिफाई करेगा इमरजेंसी का लगाने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसके बाद स्लाइड चेंज कर रहा हूं पर इसी का कंटिन्यूएशन है बेटा। imposition of precedent rule and dissolution of the state legislature must not happen together. It must happen only after the resolution is approved by the parliament, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल का लगना और डिसॉल्व होना गवर्नमेंट का, इट शुड नॉट हैपन टुगेदर। डिसॉल्व तभी होगी गवर्नमेंट जब रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। क्लियर है बेटा। राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर ये राइटिंग स्पीड लेके जाओगे ना आप कि आप स्लाइड भी नहीं लिख पा रहे मेरे साथ में, तो आपका आंसर कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बस बेटा आखिरी केस है, दी वेरी लास्ट केस, खत्म हो जाएगा ना टॉपिक। हमने 10 मिनट लेट भी शुरू किया था, 5 मिनट तो दो मेरे को। आखिरी टॉपिक, आखिरी केस, सॉरी। मेरी भी तो हालत देखो केवल आप ही थोड़ी ना थकते हो, मैं भी तो थकता हूं बेटा। मेरी सुबह से ये तीसरी क्लास है, दी थर्ड क्लास। चलो अगले केस को पढ़ते हैं। अगला केस है बेटा रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें बड़ी छोटी सी बात है, इसमें बोला गया है कि जब भी गवर्नर साहब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट से आपके पास
और रिकमेंड करते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो स्टेट के अंदर, तो गवर्नर साहब केवल अपनी राय नहीं देंगे, गवर्नर साहब को अपनी राय के साथ साथ सपोर्टिंग मटेरियल भी देना होगा कि उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो राज्य की सरकार है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल रही है या नहीं चल पाएगी, ऐसा क्यों लग रहा है। तो आपको केवल बोलना नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आपको क्यों नहीं लग रहा है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस भी देना होगा। ये बात कहां पे आई, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रामेश्वर, अब देखो मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखो, पीछे कैसे छूटोगे। प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 सुप्रीम कोर्ट। The governor must, while recommending the imposition of president's rule, must also provide for supporting material to substantiate his recommendation. तो गवर्नर जब रिकमेंड करता है कि किसी भी सरकार को हटा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश करना चाहिए, तो उसे रिकमेंडेशन के साथ साथ सब्सटेंशियल मटेरियल भी दिखाना होगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो, इसी के साथ आपका जो इमरजेंसी का टॉपिक है वो तो हो गया समाप्त। अब मुझे एक बार बढ़िया से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, आर वी ऑल क्लियर? आपको ये चारों केसेस समझ में आ गए? जो लिखा हुआ है वो आपने लिख लिया है, और लिखने में अगर कुछ छूट भी गया तो परेशान मत होना बेटा, अपलोड हो जाएगी, ठीक है, वहां से उतार लेना। कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है? आर वी ऑल क्लियर? चलो ठीक है। तो वैसे हम लोग जो सोच के आए थे वो तो नहीं हो पाया छोटे छोटे से टॉपिक रह गए। मतलब अगर मेरे पास, सच बताऊं, अगर मेरे पास अभी 20 मिनट और होते तो मैं खत्म कर देता क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। अमेंडमेंट में आर्टिकल तो छोटा सा है, केसेस ही पढ़ाने थे, और लैंग्वेज वाले में तो कुछ ही है। तो हमारे दो टॉपिक बचते हैं बेटा, एक बचता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बचता है आपका कौन सा, लैंग्वेज वाला, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला। तो इन दो टॉपिक को हम लोग कल आप लोगों की क्लासेस हैं, कल रखूं, मंडे को रखूं? नहीं है बेटा, टाइम पूरा हो गया, टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, दैट इज ऑल्सो अ रूल। मंडे को रख लूं? तुम बताओ, मंडे को रखते हैं? नहीं बेटा, डाउट सेशन नहीं है, हमारी ऑफिशियली क्लासेस खत्म हो गई हैं। आज का हमारा आखिरी दिन था, तो हम जो भी अब सेशन लेंगे वो हमको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया कहीं टाइम बच रहा है तो हमको कहीं दे दो, और हो सकता है मंडे को जो क्लास हो ना वो किसी डिफरेंट टाइमिंग पे हो, तो आप मैनेज कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो मंडे को रखवा लेता हूँ आपके लिए क्लास, ठीक है। कल मेरी और दूसरी बच्चों के साथ भी क्लास है, तो मैनेज करना मुश्किल सा होगा, तो मंडे को मैं आपकी ये एक्स्ट्रा क्लास रखवा देता हूँ। अब वो टाइमिंग वगैरह क्या होंगी वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, वरना आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो, नहीं हो तो कनेक्ट हो जाओ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा कि मंडे को क्या टाइमिंग रहेंगी हम सभी लोगों की, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे और इन दोनों टॉपिक को निपटा देंगे, और ये हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ मुश्किल से 45 मिनट में हो जाएगा, और जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें हम लोग डाउट सेशन कंडक्ट कर लेंगे। तो जो बच्चे डाउट सेशन को भी लेके परेशान हो रहे हैं ना कि कल डाउट सेशन नहीं हो रहा है, तो मंडे को ही शुरू का 1 घंटा हम लोग कंटेंट पढ़ लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और जो बाकी का 1 घंटा होगा मैं आपके डाउट ले लूंगा कुछ उन सारी चीजों के बारे में जो हमने इस हफ्ते में पढ़ी है।
तो दोनों खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपका डाउट सेशन हो जाएगा, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चे मेरे हाथ में नहीं है कि कौन सी टाइमिंग मिलेगी, वो हमको पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास के बारे में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइम मिलेगा। तो मंडे को मिलूंगा मैं बच्चे, अब आपको कल नहीं मिलूंगा, कल हमारा कोई सेशन नहीं है, अब हम ले लेंगे मंडे को। मंडे को सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपका डाउट सेशन ले लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय बाय।